हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 14 में से सेक्शन 197 से सेक्शन 199 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 197 कहता है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। जो जजेस हैं या जो पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उन लोगों के खिलाफ में कोई प्रोसिक्यूशन, कोई परिवाद कैसे फाइल किया जाएगा उसके बारे में बताता है ये सेक्शन। तो उसमें ऑन ड्यूटी इफ ही डू एनी ऑफेंस देन इफ ही स्टेट गवर्नमेंट देन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड इफ ही सेंट्रल गवर्नमेंट देन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है और ऑन ड्यूटी है और कोई भी ऑफेंस करता है, तो अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से, और यदि वह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से उसके खिलाफ में कोई प्रोसिक्यूशन, कोई भी परिवाद किया जा सकता है। और अगर वहां पर स्टेट में इफ एनी इमरजेंसी अंडर 356 आर्टिकल, अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लगी हुई है और इमरजेंसी के दरमियान कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कोई भी कृत्य ऐसा करता है, तो फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के द्वारा ही उस पर कोई अभियोजन किया जा सकता है। किसमें? जब इमरजेंसी लगे, क्योंकि इमरजेंसी के दरमियान वो किसके कंट्रोल में पूरा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल में होगा, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन उसमें मस्ट होगी। अब इसमें एक प्रोविजो दिया गया है। प्रोविजो में क्या कहा गया कि अगर वह व्यक्ति जो ऑन ड्यूटी है, अगर उसने 166A, 166B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D एंड 370, 375, 376 ABCD में से और 509, अगर इन धाराओं के तहत, इन सेक्शंस के तहत अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य करता है, तब फिर उसमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट वो फाइल कर सकता है। अगर आर्म फोर्सेस में है, किसमें है? आर्म फोर्सेस में है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन उसको लेनी होगी, तब उसके खिलाफ में कोई अभियोजन किया जा सकता है। लोकल पुलिस या स्पेशल फोर्सेस फॉर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, अगर कोई लोकल पुलिस या कोई आर्म फोर्स, स्पेशल फोर्सेस है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है स्टेट में, तब फिर उसके ड्यूटी के दरमियान अगर कोई भी उसका अभियोग फाइल किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसमें कहा कि अगर इमरजेंसी लगी हुई, फिर वही बात आती है, इमरजेंसी लगी तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो आ जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई दैट द केस प्रोसीड वेयर एंड व्हिच कोर्ट एंड जजेस, ये स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि वो उसका अभियोजन किस जज के अंडर में, किस कोर्ट के अंडर में और कहां पर चलेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। तो इसमें सेक्शन 197 में बताया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके खिलाफ, और ऑन ड्यूटी में कोई भी अभियोग, कोई भी उस ऐसा कृत्य करता है, तो उसके खिलाफ में अभियोग कहां पर पंजीकृत किया जाएगा और उसमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सेक्शन 198 में आ जाते हैं, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। जो मैरिज, विवाह के दरमियान घटनाएं घटती हैं, उनका अभियोजन कहां पर किया जाएगा, वो इस सेक्शन में कहा गया। किसमें? 198 में मैरिज के लिए। मैरिज में कहा कि चैप्टर 20 में जो सेक्शन
493 से 498 तक सेक्शंस है, किसमें, चैप्टर 20 में। तो उसमें नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट स्वयं कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। क्या, ओनली बाय द कंप्लेनेंट एंड एनी पर्सन, जब कोई व्यक्ति या जो कंप्लेनेंट जिसके साथ एक घटना घटित हुई है वही व्यक्ति जब मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करता है या पुलिस को एप्लीकेशन देता है तभी उसके खिलाफ में संज्ञान लिया जाएगा, डायरेक्ट उसके खिलाफ संज्ञान नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो 18 साल से कम है, इडियट है, लूनेट है, सिकनेस है, इनफर्मिटी है या पर्दा नशीन कोई महिला है जो बाहर निकलती नहीं है वह, और तब उसके परमिशन से किसी अदर पर्सन के द्वारा कोर्ट के परमिशन से उसको अभियोजन किया जा सकता है। लेकिन अब उसके बाद आता है कि अगर कोई हस्बैंड ऐसा है जो आर्म फोर्सेस में नौकरी कर रहा, क्या है कि कोई हस्बैंड है और आर्म फोर्सेस में नौकरी कर रहा, तब वो दूसरे पर्सन को जिसको वो परमिशन देता है हस्बैंड, और ये लिखा करके देता है कि उसको उसके ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल सकती, तब जिसको वो परमिशन देता है उसके द्वारा वो कोर्ट में अपने अभियोजन को या उसके खिलाफ में केस को वो प्रोसीड करा सकता है। ये बात आ गई हस्बैंड की। अब बात आती है कि अंडर सेक्शन 494 495 इन दो सेक्शंस में ही एंड इफ ही इज वाइफ देन ऑन बिहाफ ऑफ, अगर उसके खिलाफ में 494 495 सेक्शन आईपीसी के सेक्शन के तहत कोई उसके साथ में घटना घटित होती है और वह पत्नी है, तो वह उसके पत्नी की ओर से उसका फादर, मदर, ब्रदर, सन, डॉटर, मामा, मामी या और कोई खास ब्लड रिलेशन का व्यक्ति उसके परमिशन से, उस महिला के परमिशन से अब केस फाइल कर सकता है। अब बात आती है कि 497 एंड 498 ये दो सेक्शन में क्या होगा, ओनली हस्बैंड। अगर 497 और 498 सेक्शंस के तहत में कोई आरोप किया गया है तब क्या होगा कि केवल हस्बैंड दोषी होगा, लेकिन अगर हस्बैंड की अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति जो उस महिला की केयर कर रहा है, देखभाल कर रहा है और 498 या 497 के तहत उसमें कोई ऐसा कृत्य किया है, तब बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तब कोर्ट के परमिशन से उस पर अभियोजन किया जा सकता है। अब 376 में क्या होगा, नो कोर्ट शैल कॉग्निजेंस, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस फॉर अ वुमन। अब इसमें क्या है कि अगर 376 के तहत कोई भी ऐसा 376 के तहत अगर कोई ऐसा उसके साथ कृत्य किया जा सकता है तो कोर्ट डायरेक्ट उसको कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक कि वो कंप्लेंट फाइल न किया जाए। अगर वह वुमेन 18 साल, अगर ऐसी वुमेन के साथ में ये घटना घटती है जिसका हस्बैंड बिलो 18 ईयर्स का है, नाबालिग है, और उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, हस्बैंड है, तब अगर उसका 1 ईयर व्यतीत हो गया, 1 साल निकल गया उस घटना का, तब फिर कॉग्निजेंस उस पर मजिस्ट्रेट नहीं लेगा। अगर 1 साल के भीतर उसकी घटना का कोई अभियोजन फाइल किया जाता है तभी उसका कॉग्निजेंस लेगा। अब बात आती सेक्शन 198A में प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी। आईपीसी की सेक्शन 498 के तहत अभियोजन में क्या होगा, कैसे, टेक कॉग्निजेंस ओनली ऑन पुलिस रेफर और बाय कंप्लेनेंट सेल्फ और हिज ब्लड रिलेशन बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो या तो जो 498 के तहत उसको प्रताड़ना दी गई तो उसमें क्या करेगा कि वो स्वयं पुलिस को एप्लीकेशन दे, स्वयं मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे, या उसके
ब्लड रिलेशन का कोई मामा है, लड़का है, लड़की है, या उसकी बहन है, या कोई खास ब्लड रिलेशन का है, वो एप्लीकेशन देता तभी उसका कॉग्निजेंस लेगा, सेल्फ कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अब बात आती है सेक्शन 198 बी की, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, अगर कोई पत्नी है और उसके साथ में उसके पति द्वारा कोई 376 बी के तहत कोई कृत्य किया गया है, तब ओनली टेक कॉग्निजेंस बाय कोर्ट व्हेन वाइफ फाइल्ड अगेंस्ट हस्बैंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल पत्नी ही जब कंप्लेंट फाइल करेगी तभी उस पर कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, और या पुलिस को रिपोर्ट दी जाएगी, पुलिस को एप्लीकेशन दी जाएगी, उस पर वो जांच करेगा। किसके द्वारा? जिसके साथ में, जिस पत्नी के साथ में ये घटना घटित हुई, उसी के द्वारा दिया जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 199 की, प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। मानहानि के लिए अभियोजन कैसे किया जाएगा? मानहानि के लिए only court take cognizance when sufferer self file complaint under section under chapter 21। chapter 21 के तहत जब किसी व्यक्ति के साथ में मानहानि की घटना घटित है तो वह स्वयं कंप्लेंट फाइल करेगा। क्या करेगा? स्वयं कंप्लेंट फाइल करेगा, सेक्शन 199 के तहत। आप बिलो 18 अगर वह, लेकिन अगर वह 18 साल से कम है, इडियट है, नेट है, सिकनेस है, इन्फर्मिटी है, या ऐसा महिला है पर्दानसीन जो बाहर नहीं निकल सकती, देन अदर पर्सन बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट, तब कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है कोर्ट के परमिशन से। अब उसके बाद आता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स, यूनियन टेरिटरी, और any other public servant employee on connection with the affairs of the union or state, तब अगर ये कोई है तब क्या होगा कि सेशन कोर्ट में, देन सेशन कोर्ट बाय द कंप्लेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तब सेशन कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंप्लेंट के द्वारा उस पर अभियोजन चलाया जाएगा, बिफोर द परमिशन ऑफ सेंट्रल। लेकिन उसके पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से, और स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से उस पर चलाया जा सकता है। अब बात आती है कि ये कब चलाया जाए, किसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो जो डिफेमेशन होगा, जो मानहानि का दावा होंगे, वो 6 मंथ के अंदर ही अभियोजन उनका फाइल कर देना होगा। अगर 6 मंथ व्यतीत हो जाता है तो उसका टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा। तो अभी इसमें सीआरपीसी के सेक्शन 197 से सेक्शन 199 तक इनमें अभियोजन के बारे में बताया गया कि कोई घटना घटित होती है, अभियोजन होता है, तो उसका अभियोजन कहाँ पर फाइल करेंगे, किसके परमिशन से फाइल करेंगे, वो कोर्ट क्या होगी, उस मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकेगा या नहीं ले सकेगा, इनके बारे में बात की गई है। अब सेक्शन 200 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।